हेलो एवरीवन। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, एक बच्चे के बाल एकदम ऊपर की तरफ उठे हुए हैं और उसने हाथ एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे रखा हुआ है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि उस बच्चे के बाल सडनली ऊपर की तरफ हो गए हैं? एक तरह से लेमन टर्म में कहें तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगा है। आज के लेक्चर में हम इसी तरह के बहुत सारे डे टू डे लाइफ से जुड़े हुए फेनोमेना जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज पर बेस्ड हैं वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लेट मी मेक द कनेक्टिविटी फर्स्ट। हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड क्लास 12 की फिजिक्स का, जो कि पहला चैप्टर है। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज इस सब टॉपिक को, बेसिकली इस चैप्टर के जो पहले सब टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज और उसकी प्रॉपर्टी, इसको हम टोटल 5 वीडियोज़ में कवर करने वाले हैं। ठीक है, पहली वीडियो अगर मैं आपसे बात करूं होगी बेसिक कंसेप्ट एंड थ्योरी की, जो कि आज है। ठीक है, इसमें हम कोई भी मैथमेटिकल एनालिसिस नहीं करेंगे, ना ही कोई न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर द कंसेप्ट एंड थ्योरी। ठीक है, जो मिनिमम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हैं वो आपको इसमें बताए जाएंगे। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि शुरुआत में ही बहुत सारे न्यूमेरिकल की वजह से बच्चा गिव अप कर देता है और वो उसके पीछे के जो कॉन्सेप्ट हैं उनसे रिपेल होने लग जाता है। ठीक है, सो इसीलिए सेपरेट वीडियोस की बनाई है थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट्स की। इसके बाद, इसको देखने के बाद आप अपने एम के अकॉर्डिंग नेक्स्ट वीडियो सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको सीबीएसई के लिए अगर करना है तो ये पर्टिकुलर वीडियो, देन मेंस, इस तरह से एग्जाम वाइज। फाइन, सो लेट मी बिगिन विद द सेकेंड स्लाइड। इस स्लाइड में हमने कुछ डे टू डे लाइफ से रिलेटेड कुछ डेमोन्स्ट्रेशन या एक्टिविटी इंक्लूड की हैं जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज से एक्सप्लेन की जा सकते हैं। जैसे पहला जो आप घरों पर भी ट्राई कर सकते हैं कि यही होगा ज़्यादातर लोगों ने, अगर हम किसी भी इंसुलेटिंग मटेरियल से बने कॉम्ब से अगर सूखे बालों को रब करें और पेपर के पीसेस के पास ले जाएं तो वो इस तरह से उन्हें अट्रैक्ट कर लेता है, स्टिक हो जाते हैं वो उससे। ठीक है, तो आखिर ऐसा क्यों होता है आज के लेक्चर में सीखेंगे। ऐसे ही एरोप्लेन के जो टायर्स होते हैं वो नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ होने वाले टायर से डिफरेंट होते हैं। ठीक है, उनमें कुछ स्पेशल मटेरियल यूज़ किए जाते हैं, उसका भी रीज़न हम समझेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज पर ही वो डिपेंड करता है। इस स्लाइड में आप देख रहे हैं, ये जो लाइटनिंग की इमेज आप देख रहे हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि बहुत पहले जब साइंस डेवलप नहीं हुआ था तो ये माना जाता था कि जब भगवान नाराज़ होते थे तो वो ऊपर से इस तरह की बिजली छोड़ते थे और नीचे जिनसे वो नाराज़ होते थे उनके ऊपर गिराते थे। ठीक है, ये पहला कंसेप्शन था, लेकिन धीरे धीरे जब साइंस डेवलप हुई तो लोगों ने इसको समझा कि ये भी इलेक्ट्रिक चार्ज के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड फिनोमेना है। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि कैसे ये बिजलियाँ बनती हैं, गिरती हैं और कैसे इनसे हम बच सकते हैं। ठीक है, अपने घरों को और अपने आप को बचा सकते हैं। ऐसे ही कई बार आप जब लंबा सफ़र करके जाते हैं गाड़ी से, किसी सीट पे आप बैठे हुए हैं और सडनली जब आप उठते हैं और कोई मेटल की बनी हुई चीज़ को टच करते हैं तो एक इलेक्ट्रिक शॉक आपको फील होता है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे कि ये एक बिजली का पोल है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोल है, इसके बगल में हमने एक वायर से ग्राउंड के साथ कनेक्शन कर रखा है। ठीक है, जो रूरल एरिया में रहे होंगे जो बच्चे, वो इसे कोरिलेट कर सकते हैं कि कई बार बिजली के जो खंभे होते हैं जिनमें इस तरह से कनेक्शन 3 वायर जा रहे होते हैं, उनके साइड में जो है एक वायर होता था जो अर्थ से इस तरह से कनेक्टेड रहता था। मतलब मैं खुद इस तार पे लटक के खूब खेला हूँ बचपन में, और फिर बगल में खड़े होकर एक अंकल डांटते थे कि भाई इससे मत लटको, इसमें करंट आएगा। हमें बहुत डर लगता था, हमें लगता था इसमें करंट तो नहीं है, लेकिन इसको नॉर्मली जब हम छूते थे तो कोई करंट नहीं होता था इसमें। लेकिन बरसात के टाइम पे जब बिजली वगैरह गिरती थी तो हम देखते थे कई बार कोई जानवर वगैरह इससे टच होकर उसकी डेथ हो जाती थी। तो हमेशा ही हम कंफ्यूज रहते थे कि ये वायर में करंट होगा या नहीं होगा। ये जो वायर आपको दिख रहा है, ठीक इलेक्ट्रिक पोल से ये जो कनेक्टेड है, कभी तो इसमें आ जाता है, कभी नहीं आता है। तो आज हम ये कन्फ्यूज़न दूर करेंगे कि आखिर इसका क्या पर्पज़ है और ये क्या मतलब किस तरह से फंक्शन करता है। ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि इस बच्चे के साथ आखिर क्या हो रहा है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक शॉक बेसिकली हमें किस तरह से लगता है उसकी आज एनालिसिस हम करेंगे। क्यों हमसे कहा जाता है कि चप्पलें पहन के ही, स्लीपर पहन के ही आप बिजली का काम करें,
ठीक है। वो स्लीपर पहन लेने से आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि हमें फिर करंट नहीं लगता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। बात शुरू होती है बहुत पुरानी फ्रॉग रेस से, ठीक है। फ्रॉग रेस मेंढकों की दौड़, ठीक है। बहुत पहले जैसे आज के टाइम पे किटी पार्टी होती है, वैसे ही बहुत समय पहले पार्टीज में ये गेम की तरह देखा जाता था, ठीक। दिस वॉज अ गेम जिसमें लेडीज क्या करती थी, वो अपनी चूड़ियों को अपनी साड़ी से रब करके अपने एक एक मेढक जो वो सिलेक्ट करती थी, जैसे इस लेडीज़ ने मान लो ये मेढक सिलेक्ट कर लिया, ठीक, और अपनी चूड़ियों को रब करती थी और उनको मेढकों को लगाती थी। उस रबिंग की वजह से पता नहीं ऐसा क्या होता था कि ये मेढक बेचारे बहुत तेज़ी से भागते थे। एक्चुअल में उनको इलेक्ट्रिक शॉक लगता था। जो फीलिंग आज आपको करंट लगने से आती है, ठीक वही फीलिंग इन मेढकों को बेचारों को आती थी जब ये लेडीज़ अपनी चूड़ियाँ रब करके इनको टच करती थी, ठीक है। लेकिन उसे उनसे कोई मतलब नहीं होता था, उन्हें ये होता था कि जिसका मेढक जीत जाएगा, ठीक, वो प्राइज़ विन करेगा, ठीक है। बाद में ग्रीक फिलोसफर्स कुछ हुए जिन्होंने इसको सिस्टमेटिकली स्टडी किया और उन्होंने देखा कि अगर हम एक ग्लास डॉट, ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे पहला ऑब्जर्वेशन है, एनसीईआरटी में गिवन है आपका, ये आपकी एक ग्लास रॉड है, लेट मी चेंज द कलर, ये आपकी एक ग्लास रॉड है, इसको आपने सिल्क से रब किया, ठीक, एक कपड़ा लिया उससे रब किया आपने, और एक दूसरी ग्लास रॉड को जिसको ऑलरेडी आपने उसी कपड़े से रब किया हुआ है, जैसे ही आप उसको इसके पास में लेके गए, आपने देखा कि ये इस रॉड ने इसको क्या कर दिया, रिपेल, ठीक। दूसरा ऑब्जर्वेशन किया हमने कि सिल्क के कपड़े से अब की बार ग्लास की रॉड के बजाय हमने किसकी रॉड को रब किया, प्लास्टिक की रॉड को रब किया, एक दूसरा मटेरियल ले लिया, और हमने देखा दोनों रॉड को रब करने के बाद जब पास में लेके गए तो इन्होंने भी एक दूसरे को क्या किया, रिपेल कर दिया, ठीक है। देखो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उस समय तक केवल ये माना जाता था कि न्यूटन के अकॉर्डिंग कोई भी दो बॉडी हैं अगर m1 m2, वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। उस समय न्यूटन का नियम चलता था, है ना। लेकिन जब ये एक्सपेरिमेंट किया और ये देखा गया कि रब करने के बाद ये जो ऑब्जेक्ट हैं वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो लोगों में बड़ी क्यूरियोसिटी जग गई कि ऐसा कैसे हो गया, जो है ये तो न्यूटन का लॉ फेल हो रहा है। तो ज़रूर रब करने की वजह से इन ऑब्जेक्ट पर कुछ स्पेशल टाइप की प्रॉपर्टी आ जाती होगी, जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट करने के बजाय एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल, ठीक। तो इस स्पेशल प्रॉपर्टी को जिसकी वजह से ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं आफ्टर द रबिंग, उस स्पेशल प्रॉपर्टी को ही नाम दिया गया इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। सो यहाँ से एक नया, और ये जो फोर्स एक दूसरे पे लगाते हैं उसको एक नया नाम दिया गया, दैट इज इलेक्ट्रिकल फोर्स, ठीक है। सो ये नेचर में डिस्कवर किया गया और दूसरा फंडामेंटल फोर्स बना। बेसिकली नेचर में आपके जितने भी फोर्स आप अपने चारों तरफ देखते हो, जितने भी फोर्स, चाहे आप किसी को धक्का दे रहे हो, चाहे रस्सी से किसी को खींच रहे हो, ठीक, केवल कुल मिला के 4 ही तरह के फोर्स हैं जिन्हें हम बोलते हैं फंडामेंटल फोर्स, ठीक है। उनमें से सबसे पहला फंडामेंटल फोर्स था जो न्यूटन ने डिस्कवर किया है, Fg। उसके बाद दूसरा फंडामेंटल फोर्स जो नेचर में पाया गया, दैट वाज Fe एट दैट टाइम, ठीक है। सो जब भी नेचर में कोई नया फंडामेंटल फोर्स डिस्कवर होता है तो नेचर में बहुत रिवॉल्यूशन आती है टेक्नोलॉजी में, ठीक है। इवन अगर मैं नट शेल में कहूँ तो पूरे के पूरे फिजिसिस्ट 2 ही काम करते हैं, या तो कोई नए फंडामेंटल फोर्स की खोज करते हैं, या जो पहले से खोजे जा चुके हैं उनमें आपस में रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। अगर ये एक भी पॉसिबल हो जाता है तो टेक्नोलॉजी में, जनरेशन में बहुत ट्रेमेंडस इम्प्रूवमेंट आता है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स के बाद जो नेक्स्ट फंडामेंटल फोर्स खोजा गया उसे नाम दिया गया इलेक्ट्रिकल फोर्स, Fe। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, तीसरा फंडामेंटल फोर्स खोजा गया Fm, मैग्नेटिक फोर्स। और उसके बाद एक टाइम आया जब नया फंडामेंटल फोर्स खोजने के बजाय
इन्हीं दोनों में इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फोर्स, इनमें ही आपस में रिलेशन फाइंड आउट किया गया और इन दोनों को एक में ही मर्ज कर दिया गया और एक नया नाम दिया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, सो 3 हो गए थे, 3 से फिर 2 को मर्ज कर दिया तो बचे रह गए 2। एट प्रेजेंट केवल 4 फंडामेंटल फोर्स हैं और 11th और 12th में कुल मिला के आप इन्हीं चारों फंडामेंटल फोर्सेस का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। ठीक है, सो खैर टॉपिक पे वापस आते हैं। जैसे ही लोगों ने इस तरह के डेमोन्स्ट्रेशन किए तो उन्हें पता चला कि ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा भी एक एक्स्ट्रा फंडामेंटल फोर्स है जिसको डिस्कवर किया उन्होंने, नाम दिया इलेक्ट्रिकल फोर्स। फिर बात आई कि ये जो चार्ज डेवलप हुआ रबिंग करने से, जो प्रॉपर्टी आई चार्ज, वो कितने तरह का है। तो इसी डेमोन्स्ट्रेशन को आगे बढ़ाते हुए पहले में क्या किया था, दोनों ग्लास की रॉड ली, दूसरे में दोनों प्लास्टिक की रॉड ली। अब की बार क्या किया कि ग्लास रॉड को सिल्क से रब किया, प्लास्टिक रॉड को सिल्क से रब किया, तो देखा कि रिपेल करने के बजाय अब की बार दोनों रॉड एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। यानी कि ये जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है वो 2 तरह का होता है आपका, रिपल्सिव एंड अट्रैक्टिव। ठीक है, इसका मतलब चार्ज भी आपका कितने तरह का होगा, 2 तरह का होगा। अब उनका नाम क्या रखना है वो आगे की स्लाइड में देखेंगे, लेकिन फिलहाल इस डेमोन्स्ट्रेशन से हमने केवल ये प्रूफ किया कि इलेक्ट्रिकल फोर्स 2 तरह का होता है, अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव, और चार्ज के भी 2 तरह के नेचर होते हैं। ठीक है, पहले लोग ऐसे बोलते थे कि एक तो ग्लास को सिल्क से रगड़ा हमने तो कुछ चार्ज आ गया उस पर, और उसके अपोजिट नेचर का चार्ज जो है जब हम प्लास्टिक की रॉड को सिल्क से रगड़ेंगे तब आएगा। लेकिन इसका कोई भी ना ढंग से नामकरण नहीं कर पा रहा था कि भाई इन दोनों चार्ज के नाम क्या रखें, अल्फा चार्ज, बीटा चार्ज, है ना, काजू चार्ज, किशमिश चार्ज, नाम कुछ भी रखा जा सकता था। तो सबसे पहले जो नाम दिया गया एकदम ठोस लॉजिक से, वो नाम दिया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ये जो साइंटिस्ट आप देख रहे हैं इन्होंने बताया कि हम चार्जेस का नाम देंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। अब इसके पीछे क्या लॉजिक था वो हम अभी डिस्कस करेंगे कि भाई क्यों इन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिव बोला। ठीक है, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। अभी एक लास्ट पॉइंट कि जैसे फोर्स है उसकी यूनिट न्यूटन है, जैसे मास है, मास की यूनिट क्या हो गई, केजी। ठीक है, डिस्टेंस की मीटर। ऐसे ही चार्ज की भी यूनिट मानी गई और उसकी एसआई यूनिट बताई गई कूलॉम। ठीक है, कूलॉम इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। नाउ लेट मी टेक नेक्स्ट स्लाइड। So this is the definition of electric charge, you can note it down. ठीक है, it is the intrinsic property of fundamental particle present in the material by which material exert electrical force very large compared to the gravitational force on each other. ठीक है, 2 types of electric charges, positive and negative. Fine. चलिए अब बात आती है कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या सोच के दिया, लेट मी डिस्कस। देखो मान लीजिए यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट थे। ठीक है, ये 2 ऑब्जेक्ट थे आपके, अभी इन पे कोई भी चार्ज नहीं था। ठीक है, ना ही एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं ना एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। जब हमने इनको रब किया तो ये देखा हमने कि रबिंग के बाद, आफ्टर रबिंग, ठीक, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लग गए। ठीक है, रब करके दूर दूर रख दिया और ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा फोर्स से, एज़ कम्पेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स, बहुत ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि चार्जेस की वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, बाद में हमने क्या किया, इनको फिर से आपस में टच कर दिया। ठीक है, मतलब इस पर कुछ चार्ज आ गया होगा Q1 एंड Q2 आफ्टर रबिंग। फिर हमने इसको क्या कर दिया, आपस में टच कर दिया। तो टच करने से क्या हुआ होगा, ये Q1 Q2 एक दूसरे से मिले होंगे, Q1 प्लस Q2, और उसके बाद फिर हमने जब इनको फिर से दूर दूर रखा तो अब की बार हमने देखा नेट फोर्स क्या हो गया आपका, 0। अगेन अब वो ना तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं ना रिपेल कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि नेट चार्ज क्या हो गया आपका, 0। Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 0। तो
कब ऐसा होता है कि दो नंबर्स को हम जोड़ें तो 0 आ जाए? मैथमेटिक्स में अगर हम देखें +2 को अगर -2 से हम ऐड करें तो क्या आ जाता है? 0। सो दिस वाज द सिंपल लॉजिक बिहाइंड बेंजामिन फ्रैंकलिन थ्योरी कि भाई हमने दो चार्जेस को एक दूसरे के पास में रखा तो वो अट्रैक्ट कर रहे थे, यानी कि दोनों पे चार्ज है। उसके बाद जब दोनों को हमने टच कर दिया और फिर दूर रखा तो देखा कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, यानी कि चार्ज 0 हो गया। तो पहले चार्ज था Q1 Q2, ऐड करने पर Q1 + Q2 हुआ 0। इसका मतलब चार्ज इक्वल एंड अपोजिट थे, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव थे। क्लियर? सो ये फिलॉसफी रही इनका नाम देने में, अदरवाइज नाम कुछ भी हो सकता था। ठीक है, नाउ लेट मी डिस्कस नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल पार्टिकल्स। फिर बात उठी कि आखिर ऐसा क्या है कि बॉडी को रब करने के बाद चार्ज प्रोड्यूस होता है। तो साइमल्टेनियसली बहुत सारे लोग मटेरियल्स के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे। ठीक है, कि भाई चीज़ें किससे मिलकर बनी होती हैं। ठीक, अगर हम किसी भी मटेरियल को तोड़ते चले जाएं तो सबसे बेसिक चीज़ क्या है जिससे मिलकर कोई मटेरियल बना होता है, तो हमें उस समय तक पता चला कि एटम है सबसे बिल्डिंग ब्लॉक यूनिट। मतलब अगर हम अपने शरीर को भी तोड़ते चले जाएं या किसी भी बुक को तोड़ते चले जाएं तो लास्ट में हम ये पाएंगे कि हर एक सब्सटेंस इस यूनिवर्स में एटम्स से मिलकर बना होता है। ठीक, और एटम के अंदर अगर हम जाके देखें तो एटम बना होता है किस किस से मिलके? एक तो होता है सेंटर पे उसके न्यूक्लियस, इसको नाम देते हैं न्यूक्लियस। ठीक, और उसके चारों तरफ एक पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा होता है जिसको नाम दिया जाता है इलेक्ट्रॉन। ठीक, इस न्यूक्लियस के अंदर दो तरह के पार्टिकल होते हैं, वन इज न्यूट्रॉन एंड अनदर वन इज प्रोटॉन। ठीक है, ये मटेरियल्स के स्ट्रक्चर को एनालाइज किया जा रहा था पैरेलली। ठीक है, और इन तीन पार्टिकल्स को नाम दिया गया फंडामेंटल पार्टिकल्स। ठीक है, बाद में ये पता किया गया कि जो इलेक्ट्रॉन है जो इस न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है उस पर होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक, और जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पर होता है 0, कोई चार्ज नहीं होता। क्लियर? और ये हाइपोथेसिस उस समय तक बताई गई कि जो सेम चार्ज होते हैं पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर? सेम नेचर के चार्ज एक दूसरे को दूर भगाते हैं और अपोजिट नेचर के चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यही रीज़न है कि ये एटम स्टेबल है। ध्यान से देखें, क्यों? क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को इसके न्यूक्लियस के अंदर रखे प्रोटॉन क्या करते हैं? खींच के रखते हैं अपने पास। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करके रखता है अपने पास, दूर नहीं जाने देता, इसीलिए एटम अपनी जगह पर स्टेबल रहता है। ठीक है, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर ये इलेक्ट्रिकल फोर्स ना हो, अगर ये इलेक्ट्रिक चार्ज ना हो न्यूक्लियस में और इन इलेक्ट्रॉन पर, तो क्या होगा बताएं? एटम स्टेबल रह ही नहीं पाएगा, इलेक्ट्रॉन भाग जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि हम थानोस की तरह मर जाएंगे, हमारी पूरी बॉडी डीके कर जाएगी। सो दिस इज़ द रोल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म इन आवर ह्यूमन लाइफ ऑल्सो। ठीक है, एटम्स हमारे इसी इलेक्ट्रिकल फोर्स की वजह से स्टेबल हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन उठता होगा, सर आपने ये कहा कि सेम चार्ज रिपेल करते हैं, तो इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन हैं, वो भी तो एक दूसरे पर रिपेल कर रहे होंगे, एक रिपल्शन का फोर्स लगा रहे होंगे, तो फिर वो क्यों नहीं न्यूक्लियस को छोड़ के भाग जाते हैं दूर दूर? इस क्वेश्चन की वजह से ही तीसरे फंडामेंटल फोर्स की इन्वेंशन हुई, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। इसको हम पढ़ेंगे +2 के लास्ट चैप्टर में, एटम न्यूक्लियाई में। ठीक है, सेपरेटली। बट यहाँ से आप ये समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल फोर्स के बावजूद भी ये प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर ही बने रहते हैं। इसका मतलब न्यूक्लियस के अंदर एक और स्पेशल फोर्स होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स, जो इन प्रोटॉन के इलेक्ट्रिकल फोर्स को
ओवरकम कर लेता है और इनको भागने नहीं देता। इस फोर्स को हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, विच इज़ द थर्ड नंबर फंडामेंटल फोर्स ऑफ द नेचर। उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हम अपना पूरा फोकस रखेंगे इलेक्ट्रिकल फोर्स पर, ठीक है। सो इस टेबल में आप देख सकते हैं आपको इन फंडामेंटल पार्टिकल्स की कुछ बेसिक डिटेल दी गई है। जैसे मैं बात करूं प्रोटॉन की, तो इसका मास इतना है, चार्ज इतना है। न्यूट्रॉन की मास इतना है, चार्ज 0। इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा होता है, वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू प्रोटॉन, ठीक है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात करें तो इनका मास ऑलमोस्ट सेम रहता है, बस चार्ज न्यूट्रॉन का 0 रहेगा। इलेक्ट्रॉन साइज में बहुत छोटा होता है और चार्ज भी इसका प्रोटॉन के जस्ट इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन के चार्ज को जस्ट अपोजिट ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, इनको फंडामेंटल पार्टिकल इसलिए कहा जाता है क्योंकि मिनिमम पॉसिबल चार्ज, अगर मैं कहूँ मिनिमम पॉसिबल चार्ज विच यू कैन ऑब्टेन, समझ रहे हैं आप। प्रैक्टिकली अगर आप कहें कि मैं इतना चार्ज ऑब्टेन कर सकता हूँ तो उसकी वैल्यू कितनी है, इस इलेक्ट्रॉन की वैल्यू के इक्वल ई। अगर मैं मैग्नीट्यूड कहूँ तो दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मतलब इससे कम चार्ज को आप नेचर में ऑब्टेन नहीं कर सकते सेपरेटली। आप कहो कि ये रखा हुआ है चार्ज, ठीक है, तो वो जो मिनिमम चार्ज आप ऑब्टेन कर सकते हो दैट इज दिस वन, ठीक है। सो नाउ लेट मी टेक नेक्स्ट स्लाइड। फिर ये जो पार्टिकल होते हैं क्वार्क, ये अभी लेटेस्ट डिस्कवरी की गई है। क्वार्क ये क्या होते हैं? ये बोला गया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी इन पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, क्वार्क, ठीक है। मतलब इनसे भी छोटे पार्टिकल होते हैं फंडामेंटल पार्टिकल। फिर सर आपने ये क्यों कहा कि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स आर फंडामेंटल एलिमेंट्री पार्टिकल्स? क्वार्क को बोलना चाहिए था। क्वार्क के साथ प्रॉब्लम ये है कि इसका चार्ज तो कम है इलेक्ट्रॉन से, नो डाउट, लेकिन इसको आप प्रैक्टिकली आइसोलेट करके ऑब्टेन नहीं कर सकते, ठीक है। प्रैक्टिकल पर्पस में एक सिंगल वे में अगर आप कहो कि हाथ पे आप इसको रख सकते हो तो इलेक्ट्रॉन कैन बी ऑब्टेनेबल, बट क्वार्क को आप प्रैक्टिकली आइसोलेट नहीं कर सकते कि भाई ये रहा क्वार्क, ठीक है। दैट इज वाई फंडामेंटल पार्टिकल्स आर नोन एज इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब अगर क्वार्क की हम बात करें तो बहुत टाइप होते हैं क्वार्क के, टोटल 6 टाइप होते हैं, जिसमें से एक स्पेशल टाइप, जैसे हम बात करें 2 स्पेशल टाइप, अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क, ठीक, अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क। इन दोनों से ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बने होते हैं। अप क्वार्क की अगर हम बात करें तो आप फिगर में देख सकते हैं, जो अप क्वार्क है आपका उस पर चार्ज जो होता है वो होता है +2/3 इंटू ई, एंड डाउन क्वार्क पर होता है -1/3 इंटू ई। तो आप देख सकते हैं कन्फिग्रेशन प्रोटॉन में कितने अप क्वार्क कितने डाउन क्वार्क, तो UUD कन्फिग्रेशन दे रखा है। UUD मतलब अगर मैं कहूँ एक अप क्वार्क पर चार्ज कितना है +2/3, दूसरे अप क्वार्क पर +2/3 और तीसरे डाउन क्वार्क पर -E/3। तो इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट +E, ठीक है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन की अगर हम न्यूट्रॉन की अगर हम बात करें, न्यूट्रॉन में क्या क्या होते हैं, सो लेट मी करेक्ट इट, नॉट इलेक्ट्रॉन, बेसिकली न्यूट्रॉन इज मेड अप ऑफ क्वार्क, ठीक है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। सो न्यूट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं आपसे पूछूं तो UDD का मतलब अगर मैं कहूँ एक अप क्वार्क पर चार्ज कितना है +2/3, D मतलब -E/3 so it will become 0, fine. So this is the way we constitute proton and neutron with the help of quark. I hope this is clear. Now let me take next slide. अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, चार्ज होता क्या है, उसकी डेफिनेशन, उसके टाइप, क्लासिफिकेशन ऑफ चार्ज, और जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं वो कितने तरह के होते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज मेथड ऑफ चार्जिंग, ठीक है, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। इसमें अगर हम बात करें क्या सीखने जा रहे हैं हम, कि अगर हमारे पास एक बॉडी है जो कि न्यूट्रल है, न्यूट्रल होने का मतलब
ध्यान से समझें। न्यूट्रल होने का मतलब होता है कि जितने इसमें प्रोटॉन हैं उतने ही इसमें इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। तो प्लस और माइनस मिलके नेट चार्ज आपका क्या हो जाएगा, 0, ठीक। ये मतलब होता है न्यूट्रल बॉडी का। अगर मान लो मैं आपसे कहूँ कि इसमें 2 प्रोटॉन हैं और 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो टोटल चार्ज कितना है, 0। अगर मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लेता हूँ, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिया, तो अब इस पर इफेक्टिवली क्या बचा, 2 प्रोटॉन और एक आपका इलेक्ट्रॉन, ठीक। 2 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन मतलब नेट चार्ज इस पे कितना आ जाएगा आपका, प्लस ई, क्योंकि इसका इससे कैंसिल, और इस प्लस पी का चार्ज कितना होगा प्रोटॉन का, प्लस ई। सो इस तरह से हम ये देखते हैं कि जब भी कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो उस पर उतने ही इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज आ जाता है, ठीक है। जैसे मैं आपसे कहूँ ये एक बॉडी है, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए, ठीक है, तो इस पे बताओ कितना चार्ज आएगा, कैसा चार्ज आएगा, तो यू विल से इस पर नेट चार्ज होगा +2 × ई, क्लियर। सिमिलरली अगर हम उल्टा कहें, है ना, उल्टा कैसे, मान लीजिए ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, इस पे बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए अगर, तो इस पर नेट चार्ज कितना हो जाएगा, -2 × ई, क्लियर। सो किसी भी बॉडी पर एक्सेस चार्ज अगर आपको देना है तो उस पर अगर नेगेटिव चार्ज देना है तो इलेक्ट्रॉन को भेज दो, और अगर उसको पॉजिटिवली चार्ज करना है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लो, ठीक है। ये तरीका है। दोनों ही प्रोसेस में आप ये देख रहे हैं कि केवल जो मूवमेंट करते हैं, मतलब जिनको दिया जा सकता है बॉडी को या जिनको बॉडी से लिया जा सकता है, ये कौन से पार्टिकल हैं, ओनली ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को ही किसी मटेरियल से ले सकते हैं या उसको दे सकते हैं, आप प्रोटॉन को नहीं निकाल सकते किसी मटेरियल से, ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस के अंदर और न्यूक्लियर फोर्स उनको बहुत तेजी से पकड़े हुए होता है, ठीक है। सो कभी भी इस तरह से आप नहीं कहेंगे कि ये एक बॉडी है और मैंने इसको +2e चार्ज दे दिया, +2e 2 प्रोटॉन दे दिए, ये चीज़ क्या हो जाएगी आपकी, गलत, ठीक है। आप ये कह सकते हैं, फिर सर इस पे +2e चार्ज आया कैसे, तो आप ये समझ सकते हैं कि इससे 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिए होंगे, ठीक है ना। सो ये एक बेसिक मिसकंसेप्शन आप ध्यान रखेंगे, इसमें कई बार गलती करते हैं। नाउ लेट मी डिस्कस दिस वन, मेथड ऑफ चार्जिंग, जिसमें से पहला है आपका चार्जिंग बाय फ्रिक्शन और रबिंग। सबसे पहले हमने यही देखा था ना, वो लेडीज़ रब करती थी चूड़ियों को, तो रबिंग के मेथड यूज़ करके हम चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं। 2 बॉडी है मेरे पास, बॉडी 1 एंड बॉडी 2, ठीक। इन दोनों को अगर हम आपस में रब करें, ठीक है, रब करने से होता क्या है कि मान लीजिए बॉडी 1 का एटम है और ये इसका न्यूक्लियस, ये बॉडी 2 का एटम है और इसका न्यूक्लियस, ठीक है। अब इनके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन आपका रिवॉल्व कर रहा है, ये E1 और ये E2, ये N1 ये N2। जब ये आपस में रब करेंगे, इनको हम पास पास में लेके आएंगे, तो N1 पर चार्ज कैसा होता है आपका, पॉजिटिव, N2 पर भी चार्ज पॉजिटिव, तो ये N1 अपने इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, ऐसे ये N2 इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक। लेकिन जब हम इनको पास में लेके आएंगे तो होगा क्या, देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि ये जो N1 है इसके अंदर का और ये N2 है इसके अंदर का, ये एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं, लाइक दिस। देखिए ध्यान से, ये जो N1 है वो अपने को तो खींच ही रहा है, लेकिन जब ये इसके ज़्यादा पास में आ जाएगा तो सिंस इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये इसको भी खींचने लग जाएगा, लाइक दिस। ऐसे ही ये जो N2 है आपका, ये अपने इलेक्ट्रॉन को तो खींच ही रहा था यहाँ पर, साथ ही साथ में जैसे ही इसके पास में गया तो इसके इलेक्ट्रॉन को भी खींचने लग गया, ठीक। अब N1 और N2 में जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, लेट अस सपोज मैं कह रहा हूँ कि N1 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक, न्यूक्लियस जो N1 है उसके अंदर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है,
तो वो क्या करेगा कि अपने को तो छोड़ेगा नहीं, साथ में दूसरे के इलेक्ट्रॉन को भी क्या कर लेगा, खींच लेगा। तो इलेक्ट्रॉन जो है इससे निकल के इसमें चला जाएगा, ठीक है, ड्यूरिंग द रबिंग, रब करने के दौरान, ठीक है। तो जरूरी नहीं एक इलेक्ट्रॉन, मान लो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के इसमें चले गए ड्यूरिंग द रबिंग, तो होगा क्या, आफ्टर द रबिंग क्या पिक्चर बनेगी आपके पास, आफ्टर द रबिंग वी विल सी कि N1 के पास पहले एक इलेक्ट्रॉन तो था ही, रबिंग के दौरान N2 से निकलकर 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन आते हैं तो मैंने आपसे क्या कहा था, नेगेटिव चार्ज आएगा इस पे एक्स्ट्रा, कितना, -2e, और इससे इलेक्ट्रॉन निकल के गए हैं। तो इस पर मैं आपसे पूछूं तो मान लीजिए पहले 2 इलेक्ट्रॉन इससे निकल के गए हैं इससे, तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो अंदर जो न्यूक्लियस में 2 पॉजिटिव चार्ज हैं एक्स्ट्रा वो बचे रह जाएंगे, तो हम कहेंगे इस पर चार्ज कितना आएगा, +2e, क्लियर। सो ड्यूरिंग द रबिंग ये होता है बेसिकली, एक का न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉन को खींचता है और एक पर नेगेटिव दूसरे पर पॉजिटिव आ जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात नोटिस करने की ये है कि जितना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ता है उतना ही दूसरा गेन करता है, यानी कि दो जो चार्ज डेवलप होते हैं दोनों पर वो इक्वल एंड अपोजिट डेवलप होते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक पर, ऐसा कभी नहीं होगा कि एक पर +2 आ गया दूसरे पर -3 रह गया, ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा, हमेशा इक्वल एंड अपोजिट चार्ज डेवलप होगा। और यहाँ से हम ये प्रूव भी कर सकते हैं कि चार्ज जो है वो हमेशा कैसा रहता है, कंजर्व, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग में दोनों न्यूट्रल थे, ठीक, दोनों पर नेट चार्ज क्या था, 0, ड्यूरिंग द रबिंग दोनों पर इंडिविजुअली चार्ज प्रोड्यूस हो गया, इस पर -2e इस पर +2e, लेकिन अगर इन दोनों के चार्ज को ऐड करें तो अभी भी आंसर क्या आएगा, 0। सो फ्रिक्शन जो मेथड है आपका वो हमेशा इक्वल एंड अपोजिट चार्ज प्रोड्यूस करता है, ये आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। सो आई होप दिस मेथड इज क्लियर। अब बात ये आती है, ये क्वेश्चन दिमाग में उठता है कि सर हम 2 बॉडी को आपस में रब कर रहे हैं, अब ये कैसे पता चलेगा कि किस पे पॉजिटिव है किस पे नेगेटिव, किसका न्यूक्लियस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और किसका न्यूक्लियस कम स्ट्रॉन्ग है। अगर हम बात करें N1 N2, इस कैसे पता करें, तो इसके लिए एक सीरीज बनाई गई जिसको हम बोलते हैं ट्राइबोइलेक्ट्रिक सीरीज, ठीक है। डिफरेंट मटेरियल को हमने इस तरह से रखा कि आपको ये पता लग जाए कि किसका न्यूक्लियस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है किसका न्यूक्लियस कम स्ट्रॉन्ग है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि मान लीजिए ये ग्लास है और ये सिल्क है, ग्लास की रॉड है और मान लीजिए आपके पास सिल्क का एक कपड़ा पड़ा हुआ है, ठीक है, दिस इज योर ग्लास, ये 2 मटेरियल आपने लिए, अब आपने इसको आपस में एक दूसरे से रब किया, अब आपको पता करना है कि किस पे पॉजिटिव आएगा और किस पर नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो आप इस सीरीज में देखेंगे कि ग्लास ये सिल्क से ऊपर है, तो जो ऊपर होगा सीरीज में उस पर तो आएगा पॉजिटिव, मतलब उसका न्यूक्लियस वीक है, वो छोड़ देगा इलेक्ट्रॉन, ले जाओ, ठीक है। मतलब एक और टर्म हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन की प्रति अफेक्शन, मतलब इलेक्ट्रॉन को चाहने की इच्छा। तो N1 की कम है इसीलिए छोड़ दिया उसने, उन्होंने ले जाओ, इसीलिए इस पर कैसा चार्ज आएगा आपका, पॉजिटिव आफ्टर रबिंग। और सिल्क जो कि नीचे है इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा होगी और इस पर चार्ज कैसा आएगा आपका, दैट इज नेगेटिव, फाइन। सो हम कह सकते हैं कि इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आपकी ज़्यादा है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन को इसने खींच लिया ऐसे, लाइक दिस। सो इस तरह से हम ये पता कर सकते हैं इस सीरीज की हेल्प से कि अगर 2 बॉडीज़ को रब किया जाए तो किस पे पॉजिटिव किस पे नेगेटिव आएगा, ठीक है। आई होप दिस मेथड इज क्लियर। नाउ लेट मी टेक कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले भी कहा था कि मटेरियल आपके वैसे तो 3 तरह के होते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, ठीक है। सेमीकंडक्टर हम पढ़ेंगे लास्ट में, बिल्कुल लास्ट चैप्टर है आपका क्लास 12 में,
अभी फिलहाल हम केवल ये दो टाइप समझेंगे, व्हाट इज कंडक्टर एंड व्हाट इज इंसुलेटर। दीज आर द टाइप्स ऑफ मटेरियल वी कैन से, ठीक है, दीज आर द टाइप ऑफ मटेरियल। अब इसको समझते हैं इस डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू। लेट्स सी दिस डेमोन्स्ट्रेशन। हमने क्या किया, ओके सी, हमारे पास में आप देख सकते हैं अभी हमने दो तरह के मटेरियल लिए हैं, एक ये कैन दिख रही है आपको और एक ये पाइप दिख रहा है। ये एक डिफरेंट टाइप का मटेरियल है, ओके वेट, ये एक डिफरेंट टाइप का मटेरियल है, मटेरियल 1, ठीक, और ये हम कह सकते हैं अलग मटेरियल लिया है हमने, मटेरियल 2, ठीक। अब इस पाइप से ये भी एक अलग मटेरियल है, मटेरियल 3, ठीक। हमने क्या किया, इस पाइप को इस मटेरियल पर रब किया, ठीक है। रब करने से क्या होगा, हो सकता है कि इसने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए हों तो इस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक। अब इस मटेरियल के चारों तरफ हमने इसी की बनी हुई स्ट्रिप्स लटका रखी हैं, ठीक है, पतली पतली स्ट्रिप्स। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है, हमने देखा कि जैसे ही इससे चल के नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आया रबिंग पर, तो हुआ क्या कि ये नेगेटिव चार्ज इन स्ट्रिप्स पर फैल गया और यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज है। तो ध्यान से देखो क्या होगा, ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल, ये इसको भी क्या करेगा, रिपेल, ठीक है। इसीलिए स्ट्रिप्स आपकी दूर हो रही हैं, क्लियर, और एक साथ हो रही हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं, देखिए ध्यान से, लेट मी रिबाउंड इट। देखिए यहां से आप देखना शुरू करें, केयरफुली इसको ऑब्जर्व करें। जैसे ही हमने इसको रब किया, ये सारे साइड से स्ट्रिप्स एकदम से रिपेल हो रही हैं, यानी कि जो चार्ज डेवलप हुआ यहाँ पर, जो चार्ज यहाँ पर रब करने से डेवलप हुआ, वो चार्ज एकदम से पूरे पर फैल गया, ठीक है, लाइक दिस, जिसकी वजह से ये इसको भी रिपेल किया इसने और इस वाली स्ट्रिप को भी साइमल्टेनियसली रिपेल किया। फाइन, जैसे ही हमने इसको यहाँ पे रब किया, पूरी बॉडी पर चार्ज इक्वली फैल गया। फाइन, ये तो बिहेवियर रहा इस मटेरियल का चार्ज के साथ। अब जरा दूसरे वाले पे आप ऑब्जर्व करना थोड़ी देर के लिए कि दूसरे वाले में हमने क्या किया था, जो रबिंग मटेरियल था, अब इसको साइमल्टेनियसली आप देखना, देखो इधर यहाँ पर रब किया हमने, ठीक। उसके बाद जब हम इस स्ट्रिप को लेके आए तो यहाँ पर तो टच किया इसने, लेकिन बाकी किसी भी जगह वो इस स्ट्रिप को अफेक्ट नहीं कर रहा है, केवल इतने ही रीजन में अफेक्ट कर रहा है। इसका क्या रीजन है, ध्यान से समझो। अगर मैं आपसे कहूं कि अब की बार मैंने इसको क्या किया, यहां पर रब किया था थोड़ा, तो इधर चार्ज डेवलप हो गया, लेट अस सपोज, ठीक। उसके बाद आप थोड़ा सा यहां रब किया तो यहां चार्ज डेवलप हो गया, ठीक है। जहां जहां पर आप रब कर रहे हो, केवल उतने रीजन में चार्ज डेवलप हो रहा है। ये चार्ज अपनी जगह से चल के इधर नहीं फैल रहा है, क्लियर। जबकि इस मटेरियल पे क्या था कि चार्ज डेवलप यहाँ किया और फैल ये अपने आप पूरे में गया, क्लियर। लेकिन इस मटेरियल में जहाँ जहाँ रब किया, केवल वहाँ वहाँ चार्ज फैल रहा है, ठीक है, लाइक दिस। देखिए अब आप देख सकते हैं, यहाँ अफेक्ट हुआ ये स्ट्रिप, उसके बाद यहाँ अफेक्ट हुआ ये स्ट्रिप, फाइन। बाकी किसी जगह पर भी ये स्ट्रिप अफेक्ट नहीं हो रहा है, क्लियर। सी only at these two places. So from this we can say, yes, so from this we can say कि ये दोनों मटेरियल कुछ अलग तरह का बिहेवियर शो करते हैं चार्ज के साथ। ऐसा मटेरियल जो अपने ऊपर चार्ज को ईजिली फ्लो होने दे, अपने थ्रू चार्ज को ईजिली फ्लो होने दे, अपने ऊपर चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दे, ऐसे मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर,
फाइन। जैसे इसके एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो जितने भी तरह की मेटल हैं, इवन हमारी बॉडी भी एक कंडक्टर है। क्लियर? अगर यहाँ आप चार्ज रख दोगे तो वो आपकी पूरी बॉडी पर ऑटोमेटिकली फैल जाएगा, आपको उसे फैलाने की ज़रूरत नहीं है। ईजिली चार्ज आपकी बॉडी के थ्रू पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अर्थ भी हमारी एक कंडक्टर है, ठीक है। अर्थ के बारे में बात करें, आप अर्थ पे चार्ज डालोगे, वो ऐसा नहीं कि एक ही जगह पर रखा रहेगा, यूनिफॉर्मली तुरंत फैल जाएगा पूरा चार्ज। क्लियर? सिमिलरली इंसुलेटर, जो पाइप था हमारा, वो इंसुलेटर का एग्जाम्पल है। इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है कि अपने ऊपर पड़ने वाले चार्ज को, जैसे मैं कहूँ ये इंसुलेटर है और इसके ऊपर अगर मैंने कोई चार्ज डाल दिया यहाँ पर, तो ये चार्ज फिर यहीं पर रहेगा, बस वो इधर से कहीं मूव नहीं करेगा। वेयरएस कंडक्टर में अगर हम बात करें, यहाँ पर अगर हम कोई चार्ज इसके ऊपर डालें, ठीक है, मान लो यहाँ डाल के छोड़ दिया हमने, तो थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि ये चार्ज पूरे में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। क्लियर? सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर, दिस यू शुड रिमेंबर। ठीक है, नाउ लेट मी टेक नेक्स्ट स्लाइड। देखिए ये सब इसी को एक्सप्लेन किया है इन्होंने, ठीक है। अब इसमें एक ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की कोशिश करें। वाई ए नाइलॉन और प्लास्टिक कॉम्ब गेट्स इलेक्ट्रीफाइड ऑन कॉम्बिंग ड्राई हेयर और ऑन रबिंग बट ए मेटल आर्टिकल लाइक स्पून डज नॉट। देखो ये क्या कहना चाह रहा है, आपको सुनिए ध्यान से। इसमें वो ये कह रहा है कि मान लो एक आदमी खड़ा है, ठीक है, उसने एक कॉम्ब लिया, कॉम्ब, ठीक है, और ये कॉम्ब कैसा है आपका, लेट अस सपोज प्लास्टिक का बना हुआ है, ठीक। जैसे ही उसने उसको रब किया तो जिस एंड से उसको वो ये रब करेगा, रबिंग की वजह से वहां पर क्या आ जाएगा, चार्ज, लेट अस सपोज पॉजिटिव चार्ज आ गया, फाइन। अब सिंस ये जो कॉम्ब है वो इंसुलेटर है, तो ये इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी ऊपर फ्लो नहीं होने देगा, और जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ डेवलप हुआ है वो यहीं पर डेवलप रहेगा, बस इसीलिए हम कहते हैं ये चार्ज हो चुका है। जबकि मेटल की कोई स्पून अगर आप रब करते हो, यही आदमी लेट अस सपोज एक मेटल की स्पून को अपने बालों से रब करेगा, तो चार्ज तो इस पर भी डेवलप होगा, नो डाउट चार्ज डेवलप होगा, ठीक। लेकिन सिंस ये मेटल है, ध्यान से समझें, सिंस ये आपकी क्या है, मेटल, मान लो इसने इसको इस तरह से स्पून को पकड़ के ऐसे रब किया, फाइन, तो इसके इस टिप पर चार्ज आ गया, यहाँ पर चार्ज आ गया। लेकिन होता क्या है कि सिंस ये एक मेटल है, इसीलिए ये चार्ज यहाँ ना रुक के फ्लो करके इसकी बॉडी में चला जाता है, ये पूरा चार्ज, फाइन। क्योंकि आदमी भी क्या है, कंडक्टर, ह्यूमन बॉडी भी क्या है, कंडक्टर, तो इस पर चार्ज डेवलप तो होता है यहाँ पर, लेकिन वो वहाँ रुक नहीं पाता। क्यों? क्योंकि सिंस स्पून क्या है आपकी, कंडक्टर, तो जो भी रबिंग की वजह से यहाँ चार्ज डेवलप हुआ है, वो पूरा का पूरा चार्ज ह्यूमन बॉडी में अंदर चला जाता है, और हमें ये लगता है कि ये चार्ज ही नहीं हो रहा है, चार्ज तो होता है लेकिन चार्ज रुकता नहीं है उस पॉइंट पर। क्लियर? चलो लेट मी टेक नेक्स्ट स्लाइड विद दिस। यही रीज़न है, इसमें और भी मैं थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लेन कर दूं, जो डे टू डे फिनोमेना आप इस पे बेस्ड देखते हो। जैसे मैं आपसे कह रहा था ना कि आप बेसिकली जब भी हम बिजली वगैरह का काम करते हैं, मान लो ये वायर हैं और ये हम खड़े हैं, ठीक, और हमने इस वायर को छू लिया गलती से, वायर में क्या है, बहुत सारा चार्ज फ्लो कर रहा है। जैसे ही हम इसको छूते हैं, ये चार्ज क्या करता है, हमारी बॉडी पर आ जाता है लाइक दिस, ठीक। अब अगर आपके पैर अर्थ से कनेक्टेड हैं, आपने चप्पलें नहीं पहनी हुई हैं, तो क्या होगा, अर्थ में से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, ध्यान से समझें, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आपकी बॉडी में एंटर कर जाएंगे। समझ में आया? क्यों एंटर कर जाएंगे? क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, तो इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज। तो अगर आप डायरेक्ट अर्थ के कांटेक्ट में खड़े हैं, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आपकी बॉडी के अंदर एंटर करेंगे, और उस फीलिंग को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक, ठीक है।
और आपके बाल ऐसे खड़े हो जाएंगे, ठीक है। सो अगर आपको शॉक से बचना है तो क्या करना है आपको यहाँ पर दो तरीके हो सकते हैं कि भाई या तो जो ये वायर है, ठीक है, इसको आपने टच कर लिया मान लो गलती से, ठीक, तो अब आप पे चार्ज आ गया है, आप चाहते हो कि अर्थ से, तो आप क्या करो, चप्पलें पहन लो अपने दोनों पैर में, तो ये इंसुलेटर है, ये इलेक्ट्रॉन को अपने में से पास नहीं होने देगा, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ रहे हैं इस चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उनको इन स्लीपर्स ने क्या कर दिया, रोक दिया। क्यों? क्योंकि स्लीपर क्या है आपकी, इंसुलेटर, ठीक है। वो कह देंगी चार्ज से रुक जाओ भाई, मैं अपने थ्रू आपको पास होने ही नहीं दूंगी, ठीक है, आपको इन पॉजिटिव चार्जेस से मैं मिलने ही नहीं दूंगी, तो आप सेफ बच जाओगे। क्लियर? सो ये दो चीज़ें प्ले करती हैं रोल। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मेथड ऑफ डिटेक्शन। चार्ज को हम डिटेक्ट कैसे करते हैं, हाउ टू डिटेक्ट द चार्ज, ठीक है। मतलब ये मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, मैं आपसे कहूँ बताओ इस पे चार्ज है कि नहीं, तो क्या हर बार छू के पता करेंगे कि करंट लग रहा है तो चार्ज है और करंट नहीं लगा तो चार्ज नहीं है? नो, दिस इज नॉट द सेफ वे टू डिटेक्ट द चार्ज। तो उसके लिए हम एक डिवाइस यूज करते हैं जिसका नाम हमने दिया है, द नेम इज इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। सो इसको देखते हैं ध्यान से, देखिए ये वीडियो है, देखिए ध्यान से। सो इसमें आप देख सकते हैं एक ग्लास जार है, इसके ऊपर मेटल की डिस्क लगी हुई है, ये कॉर्क है, ये ब्रास रॉड है, ठीक है। ये बेसिकली आपकी गोल्ड लीव्स हैं। गोल्ड क्या है आपका, बेसिकली मेटल। अगर मैं आपसे कहूँ गोल्ड क्या है, मेटल, ठीक। ये ग्लास जार इसलिए रख लिया है कि इन लीव्स ये बहुत हल्की होती हैं, ठीक है, मतलब इनका मूवमेंट बाहर की एयर की वजह से ना हो, बाहर की एयर इसको अफेक्ट ना कर पाए, इसीलिए इसको ग्लास जार में हम ऐसे पैक करके रखते हैं, ठीक है। और इन गोल्ड लीव्स का डायरेक्ट कनेक्शन हम करते हैं मेटल की डिस्क के साथ, ठीक है। अब अगर मान लो मुझे किसी भी बॉडी पर यह पता करना है कि चार्ज है या नहीं, तो तरीका क्या रहेगा आपका, ध्यान से देखें। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रॉड लेके आया मैं जिस पर पॉजिटिव चार्ज है। जैसे ही मैं उसको मेटल से टच करूंगा क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज इस मेटल से होता हुआ, क्यों, क्योंकि चार्ज कंडक्टर पर फ्लो कर सकता है इजीली, मेटल पर फ्लो कर सकता है, तो इससे चार्ज यहाँ पर आता हुआ इन दोनों गोल्ड फॉइल पर आ जाएगा और पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो ये दोनों फॉइल एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। यानी कि अगर किसी बॉडी को इस इलेक्ट्रोस्कोप से टच करने की वजह से उसकी फॉइल्स एक दूसरे से दूर दूर जाती हैं, तो यानी कि वो बॉडी आपकी क्या है, पॉजिटिव, वो बॉडी क्या है, चार्ज्ड। क्लियर? सो लेट मी अगेन शो दिस। देखिए यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये आपका इलेक्ट्रोस्कोप है, सिंपली अभी लीव्स इस तरह से रखी हुई हैं। यहाँ पे जैसे ही हमने एक ग्लास रॉड को सिल्क से रगड़ा, ठीक है, इसको रब करने से होगा क्या, ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आ गया रबिंग की वजह से, ठीक है। अब हमें पता करना है कि ये रॉड चार्ज है कि नहीं, तो जैसे ही मैंने इसको इससे टच किया, ये चार्ज इस मेटल से होता हुआ इन फॉइल्स पर आया और इन्होंने एक दूसरे को क्या किया, रिपेल। फाइन, विच शोज कि इस रॉड पर आपका चार्ज है, ठीक है। फाइन, नाउ लेट मी टेक अनदर इंस्टेंस। अभी इसने क्या किया, देखो ध्यान से, जब ये चार्ज था, अब किसी आदमी ने आके जब ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जस्ट सिंपली छू लिया, छूने से क्या होगा, सिंस आपकी बॉडी कंडक्टर है, तो
ये चार्ज फिर से यहाँ से जाकर आपकी बॉडी के थ्रू ग्राउंड में चला जाएगा, तो अगेन ये फिर से आसपास में आ जाएंगे, ठीक है, पास में। फाइन, देखिए ध्यान से, इस पे पॉजिटिव चार्ज था ना, जैसे ही आपने इसको टच किया, अब एक तरह से आपका कनेक्शन ग्राउंड से है, तो ये सारे पॉजिटिव चार्ज आपके थ्रू ग्राउंड में चले गए, ठीक है, और ये वापस से एक दूसरे को टच कर लिया। सो दिस इज द वे टू डिटेक्ट वेदर ए बॉडी हैज चार्ज और नॉट। फाइन, नाउ लेट मी टेक नेक्स्ट स्लाइड। वैन डी ग्राफ जनरेटर, ठीक है, ये क्या होता है, व्हाट इज वैन डी ग्राफ जनरेटर? इट इज़ ए डिवाइस टू प्रोड्यूस ए इनॉर्मस अमाउंट ऑफ चार्ज। भाई आप हाथों को रब करके कितना चार्ज प्रोड्यूस कर लोगे, थोड़ा बहुत, लेकिन हमने एक मैथमेटिकली जो है डिवाइस बनाई जिसकी थ्रू हम बहुत सारा चार्ज, मर्जी जितना चाहे चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आपको फोटो थंबनेल में दिखाई गई थी, ये जो डिवाइस रखी हुई ना, ये, इसको हम क्या बोलते हैं, वैन डी ग्राफ जनरेटर, वैन डी ग्राफ जनरेटर, ठीक है। इसकी वर्किंग नहीं है सिलेबस में और सीबीएसई में भी नहीं है, सो जस्ट आप इसके बारे में इतना याद रखें, इट इज़ ए डिवाइस टू प्रोड्यूस इनॉर्मस अमाउंट ऑफ स्टैटिक चार्ज, ठीक है। तो इस पर हमने बहुत सारा चार्ज प्रोड्यूस कर लिया है, ठीक है। मैं बार बार प्लस लिख देता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि प्लस ही प्रोड्यूस करता है, ठीक है, एक्सेस चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है। अब होता क्या है, जैसे ही ये बच्चा इसको छूता है, ध्यान समझना अभी, जैसे ही ये बच्चा इसको छुएगा क्या होगा बताओ, अगर इसने जूते नहीं पहने हैं, डायरेक्ट अर्थ के कांटेक्ट में है, तो यहाँ से बहुत सारा नेगेटिव चार्ज अर्थ से इसमें एंटर करेगा, क्योंकि इसका कनेक्शन पॉजिटिव से है, तो इस पॉजिटिव की वजह से बहुत सारा जो है नेगेटिव चार्ज अर्थ से इसमें एंटर करेगा और इसकी पूरी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसने इस पॉजिटिव चार्ज बॉडी को टच किया हुआ है। तो जैसे ही ये नेगेटिव चार्ज इसके बॉडी पर जाएगा, तो ध्यान से देखिए, मैं इसके केवल 2 बालों को एनालाइज कर रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए इनिशियली इसके ये 2 बाल इस तरह से थे, लाइक दिस, लेकिन जैसे ही इस पर बहुत सारा नेगेटिव चार्ज आया, तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इन हेयर्स पर भी आ जाएगा और ये हेयर एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक, दोनों पे नेगेटिव है, तो ये शेप कैसे एक्वायर कर लेते हैं, लाइक दिस, मैक्सिमम सेपरेशन, ठीक है। क्यों? क्योंकि इन पर क्या है आपका चार्ज, ठीक। इसीलिए यही रीज़न है कि जब किसी आदमी को शॉक लगता है तो उसके बाल खड़े हो जाते हैं। रीज़न क्या है, शॉक लगने की वजह से बहुत सारा चार्ज उसकी बॉडी पे आ जाता है और वो खुद एक इलेक्ट्रोस्कोप की तरह एक्ट करने लगता है। इलेक्ट्रोस्कोप में क्या था, केवल 2 फॉइल थी आदमी, इसीलिए वो जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ही एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ज़्यादा चार्ज होता है तो उस केस में फॉइल इस तरह से हो जाती हैं इलेक्ट्रोस्कोप में। लेकिन आदमी के सिर पे 2 फॉइल तो है नहीं, 2 बाल तो है नहीं, बहुत सारे बाल हैं। तो जब बहुत ज़्यादा चार्ज हो जाता है तो ये मैक्सिमम सेपरेशन बना लेते हैं, ठीक है, जितना पॉसिबल होता है, और सारे के सारे बाल ऊपर इस तरह से फैले हुए होते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द रीज़न एंड दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग विद दिस किड, ठीक है। बहुत सारा चार्ज इसके अंदर आ रहा है जिसकी वजह से ये बाल देख रहे हैं आप इसके इस तरह से खड़े हो गए, ठीक है। सो नाउ लेट मी टेक नेक्स्ट slide and that is grounding and earthing, ठीक है। what is grounding अगर हम बात करें, ठीक है, तो आपने घरों में 3 प्लग देखे होंगे। अगर मैं आपसे कहूँ 3 प्लग, ये जो आपको इमेज दिख रही है, सो इसमें बेसिकली कई बार आप ऐसे भी प्लग देखते हैं जिनमें केवल 2 पिन होते हैं, लाइक दिस, ठीक है। तो ये 3 प्लग में और 2 प्लग में क्या डिफरेंस है? जनरली हम ये देखते हैं कि जो भी हमारी बड़ी डिवाइसेस हैं, लाइक फ्रीज हो गया, ठीक है, वॉशिंग मशीन हो गई, जैसे फ्रीज हो गया, ठीक, बड़ी डिवाइसेस, ठीक है, माइक्रोवेव ओवन हो गया, कोई एलईडी हो गई, बहुत बड़ी पैनल जो है, तो उसमें जनरली इस तरह के 3 प्लग यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। इनको जब आप खोल के देखोगे तो आप पाओगे कि इसके अंदर 3 तरह के वायर होते हैं,
3 तरह के वायर, ठीक है। जो इसमें सॉकेट जा रही होती है उसमें 3 तरह के वायर होते हैं। एक को हम बोलते हैं लाइव, एक को बोलते हैं न्यूट्रल और एक को बोलते हैं हम अर्थ, ठीक है। 3 तरह के कनेक्शन होते हैं। सो एक्चुअल में जो करंट होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, पावर होती है, वो इन दोनों वायर में होती है। ये जो अर्थिंग का वायर होता है बेसिकली, ये होता है आपकी उस डिवाइस को बचाने के लिए, खराब होने से बचाने के लिए। खराब कब हो सकती है, ध्यान से समझें। फॉर दैट लेट मी टेक नेक्स्ट स्लाइड। देखो ये भी एक तरह से क्या किया हुआ है, अगर इसमें मैं आपसे कहूँ, इसमें भी हमने क्या प्रोवाइड की हुई है, अर्थिंग। अर्थिंग मतलब सिंपली किसी कंडक्टर को आप अर्थ से कनेक्ट कर दें। मान लीजिए ये आपके पास एक कंडक्टर है और इसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज फैला हुआ है, ठीक है। अब होगा क्या, अगर मैं इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर दूंगा लाइक दिस, तो क्या होगा जल्दी बताइए। ग्राउंड आपका किसकी तरह एक्ट करता है, एक बड़े कंडक्टर की तरह। और इसको अगर मैंने एक कंडक्टिंग वायर के थ्रू अर्थ से कनेक्ट कर दिया, तो क्या होगा बताओ। ये सारा का सारा अर्थ जो है वो इलेक्ट्रॉन इसमें से फ्लो कराएगी और इसके चार्ज को क्या कर देगी, न्यूट्रलाइज। और आप देखेंगे कि जितना भी इसके ऊपर एक्सेस चार्ज है उसको ग्राउंड न्यूट्रलाइज कर देगी और इस पर नेट चार्ज अभी क्या हो जाएगा, Q नेट इज इक्वल टू 0। मतलब अगर किसी कंडक्टर को आपने ग्राउंड से डायरेक्टली कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर रखा है तो हम कहते हैं कि आपने अर्थिंग कर रखी है, उस कंडक्टर को ग्राउंड कर रखा है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, उस कंडक्टर के ऊपर आने वाले एक्सेस चार्ज को ग्राउंड में भेज देगा, उस कंडक्टर को चार्ज होने से बचा लेगा, ठीक है। अब इसका यूज़ हमारे घरों में क्या है, ध्यान से समझें। जैसे ये स्विच आपको दिख रहा है, ध्यान से देखो, ये मेरा माइक्रोवेव ओवन है, मैंने इस प्लग से इसको कनेक्ट कर दिया। अब इसके जो 2 वायर हैं आपके, ध्यान से देखिए, ये लाइव एंड न्यूट्रल, ये 2 तो इस माइक्रोवेव ओवन की वर्किंग में यूज़ होते हैं, इसको करंट देते हैं, पावर देते हैं। बाई मिस्टेक अगर कभी गलती से इसका ये लाइव वायर जिसमें बहुत सारा चार्ज फ्लो कर रहा है, अगर इस माइक्रोवेव ओवन की बॉडी को टच कर गया, होता है ना कई बार चूहा काट जाता है, तो अगर वो खुला हुआ तार इससे टच कर गया तो इस पे इनॉर्मस अमाउंट ऑफ चार्ज डेवलप हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारा चार्ज डेवलप हो जाएगा इस पर, क्यों, क्योंकि लाइव वायर टच कर गया इसको। और अगर गलती से किसी आपके जानवर ने या आपके घर के किसी मेंबर ने बिना स्लीपर्स पहने उसको टच कर लिया, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है इस पे और इसने टच कर लिया, तो होगा क्या, ग्राउंड से बहुत सारा नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए ऐसे फ्लो कर जाएगा उस आदमी में और उसको क्या लगेगा, शॉक। मतलब अगर अप्लायंसेस में, ध्यान से समझिए, आपका लाइव वायर टच हो गया गलती से भी, ठीक है, तो उस पर बहुत सारा चार्ज अक्यूमुलेट हो जाएगा और कोई भी अगर उसको छुएगा ना जाके तो उसको भयंकर शॉक लगेगा, ठीक। तो उस चार्ज को हटाने के लिए कि अगर कभी गलती से टच भी हो जाए तो हम अप्लायंसेस में ये जो ग्रीन कलर का वायर आप देख रहे हो, इसको हम बोलते हैं अर्थिंग वायर। वो क्या करता है, किसी के छूने से पहले ही जितना भी एक्सेस चार्ज है, ये देखो ये ग्रीन वायर इससे कनेक्ट है, ये इस एक्सेस चार्ज को अपने में से होकर ये कनेक्शन कहाँ पहुँचा देता है, ग्राउंड में। यानी कि कोई और छुए इससे पहले जो अर्थिंग का वायर है वो पहले ही उस चार्ज को सेफली अर्थ में पहुंचा देता है, ठीक है। और कोई भी फिर उसको बाद में छुएगा तो वो बच जाएगा। सो दैट इज़ वाई 3 टाइप ऑफ वायरिंग इज यूज्ड इन आवर हाउसिंग सिस्टम, ठीक है। चलो, सो नाउ द नेक्स्ट फिनोमेना विच वी वर डिस्कसिंग, कि हम एक्सप्लेन करेंगे इस लेक्चर के दौरान, दैट वाज लाइटनिंग, ठीक है। ये लाइटनिंग बेसिकली प्रोड्यूस कैसे होती है अगर हम इसको समझना चाहें। देखो, जब भी मौसम बनता है हमारा और जो क्लाउड होते हैं, क्लाउड के अंदर क्या होता है कि आइस क्यूब बन जाते हैं। ऊपर टेम्परेचर कम होता है, प्रेशर ज़्यादा होता है, तो जो वाटर होता है क्लाउड के अंदर वो बेसिकली आइस क्यूब में कन्वर्ट हो जाता है। और जब बहुत तेज़ी से हवा चलती है तो ये आइस क्यूब आपस में टकराते हैं,
उनके टकराने की वजह से होता क्या है कि क्लाउड के ऊपर वाले पोर्शन में तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है, और नीचे वाले पोर्शन में नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। और ध्यान से देखिए, ये जो क्लाउड बना रखे हैं तो इसमें केवल नेगेटिव चार्ज दिखा रखा है आपको। क्लाउड के बॉटम में क्या बना रखा है, नेगेटिव, ठीक है। और जो ये ग्राउंड है आपका, ग्राउंड जब आंधी चलती है, तूफान चलते हैं, तो जो अर्थ का सरफेस है वो ऐसा माना जाता है कि पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान से समझिए, पॉजिटिवली चार्ज है तो आपका पूरा घर बेसिकली ड्यूरिंग द स्टॉर्म कैसा हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज, ठीक, ऐसे मान सकते हैं आप, ठीक है। और क्लाउड पर क्या है, नेगेटिव। तो होगा क्या कि ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को सडनली अट्रैक्ट करता है, ठीक है, और बहुत सारा चार्ज क्लाउड में से एकदम से अर्थ की तरफ फ्लो करता है। इस सडन डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को, इस सडन डिस्चार्ज ऑफ चार्ज को ही हम क्या बोलते हैं, लाइटनिंग, ठीक है। अर्थ पे आ जाता है पॉजिटिव और क्लाउड्स में होता है नेगेटिव, तो वो उसको सडनली क्या करता है, अर्थ की तरफ अट्रैक्ट। अब अगर ये एकदम से बहुत ज़्यादा अर्थ ये हाउस पे गिरेगा तो डैमेज भी हो सकता है। तो इसके लिए वो लोग क्या करते हैं, पहले से ही एक वायर यहाँ पर ग्राउंड में कनेक्ट करके इस तरह से घर के बिल्कुल कॉर्नर पे यहाँ कनेक्शन बनाते हैं। तो घर पे गिरने से पहले ये सारा का सारा जो नेगेटिव चार्ज है वो इस पर्टिकुलर टर्मिनल पर गिर के ग्राउंड में चला जाता है और आपका घर क्या होता है, बच जाता है, ठीक है। सो घरों के ऊपर हम अर्थिंग का सिस्टम फिट करते हैं, जिससे अगर कभी बिजली गिरे तो वो सारा का सारा चार्ज एक कंडक्टिंग वायर के थ्रू होता हुआ पास में ही जो ग्राउंड है उसमें चला जाए और आपका जो हाउस है वो सेफ बचा रह जाए। क्लियर? ओके, नाउ till now we have discussed two method of charging. One is conduction and another is friction. Okay, ये दो मेथड हम डिस्कस कर चुके हैं अभी तक। दिस इज़ योर फ्रिक्शनल मेथड, जिसमें हम रब कर रहे थे दो बॉडी को और उससे चार्ज प्रोड्यूस हो रहा था। सेकेंड वन वॉज योर कंडक्शन। कंडक्शन में क्या था, डायरेक्टली हम बॉडी को टच कर रहे थे। जैसे एक बॉडी पर अगर चार्ज है पॉजिटिव, ठीक है, मान लीजिए इस पर कुछ चार्ज है, और अगर मैं इसको कनेक्ट कर दूं एक कंडक्टिंग वायर के थ्रू दूसरे कंडक्टर से, ठीक है, तो होगा क्या, एक्चुअल में होता ये है कि इसमें से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो मान लो ये 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए तो वो इन 3 पॉजिटिव को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज, ठीक है। तो होगा क्या, इससे 3 जब चले जाएंगे तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज पॉजिटिवली जनरेट हो जाएगा। क्लियर? सो एक्चुअल में तो फ्लो कौन करते हैं, इलेक्ट्रॉन, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि इस पर पहले कोई भी चार्ज नहीं था, फाइनली +3e चार्ज आ गया। इसका मतलब चार्ज इस बॉडी से इस बॉडी तक पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर जाता है, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली ये कहना गलत होगा। कभी भी पॉजिटिव चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में फ्लो नहीं करता, फ्लो हमेशा कौन करता है, इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? सो एक्चुअल में क्या होता है कि अगर इस बॉडी पर मान लो मैं कहूँ नेट पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन कम है, इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं इधर, तो इसको अगर मैं किसी दूसरे कंडक्टर से कनेक्ट करूँगा तो मान लो इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ चले आए, ठीक है। सो इसमें अगर पहले चार्ज था +10e तो अब बचा रह जाएगा +7e, क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा, माइनस में, और ये 10 से घटेगा, ठीक, तो बचा रह जाएगा +7e। और यहाँ से इनिशियली ये न्यूट्रल था, तो जब ये यहाँ से चले गए तीनों इलेक्ट्रॉन तो बेसिकली यहाँ पर क्या बचा रह गया, प्लस चार्ज। सो इस पर चार्ज कितना आ गया आपका, +3e। क्लियर? और ये होगा कब, जब इन दोनों को आप एक कंडक्टिंग वायर के थ्रू कनेक्ट करोगे, कंडक्टिंग वायर। अगर ये वायर ही कंडक्टिंग नहीं होगी, मतलब ये वायर मना कर दे, मतलब मैं नहीं फ्लो होने दूंगी चार्ज को,
तो फिर कोई भी चार्ज का ट्रांसफ़र टेक प्लेस नहीं करेगा। यानी कि ये जो दूसरा मेथड है कंडक्शन, इसमें दोनों कंडक्टर का आपस में टच होना ज़रूरी है या किसी तीसरे ही कंडक्टर के थ्रू एक दूसरे के साथ टच होना ज़रूरी है। ठीक है, बिना टच किए कंडक्शन मेथड यूज़ नहीं किया जा सकता। नाउ द थर्ड मेथड इज इंडक्शन। ठीक है, इंडक्शन मेथड के थ्रू कैसे हम चार्ज प्रोड्यूस करेंगे एक बॉडी पर। ठीक है, सो दिस इज अवर नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन। ओके फाइन, नाउ नेक्स्ट इज चार्जिंग बाई इंडक्शन। लेट अस सी चार्जिंग बाई इंडक्शन किसको बोलते हैं। ध्यान से देखिए, आपके सामने स्टैंड पर एक रॉड रखी हुई है जो इनिशियली क्या है आपकी न्यूट्रल, फाइन, और इस पर ये एक स्टैंड पर रखी हुई है। स्टैंड कैसा है आपका, इंसुलेटर। ठीक है, मतलब इसमें से चार्ज फ्लो नहीं कर सकता। इनिशियली आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल है इस रॉड के अंदर, इसीलिए ये कैसी है आपकी न्यूट्रल। नेट चार्ज इस पर कितना है आपका, 0। फाइन, नाउ इफ आई ब्रिंग ए नेगेटिवली चार्ज्ड रॉड, अगर मैं इस रॉड के पास में एक नेगेटिवली चार्ज रॉड, क्या करेगी कि इस रॉड के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज था उसको तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी और जो नेगेटिव चार्ज था उसको दूर रिपेल करेगी। यानी कि चार्ज क्या होते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल रॉड। अभी आप ध्यान से देखें कि यहाँ पर इस रॉड ने इसको टच नहीं किया है। ठीक है, अभी इसने टचिंग नहीं की, नो टच। ठीक है, जस्ट इसके पास में लेके आया है, उसी से इस रॉड के अंदर चार्जेस क्या हो गए हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट। इस फिनोमेना को हम बोलते हैं इंडक्शन। सो अगर हम डेफिनेशन की बात करें, इंडक्शन इज नथिंग बट द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इनसाइड ए बॉडी इन द प्रेजेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल चार्ज बॉडी। ठीक है, मतलब किसी भी बॉडी, कोई भी न्यूट्रल बॉडी के पास में अगर कोई चार्ज्ड बॉडी लाओगे तो न्यूट्रल बॉडी के अंदर चार्ज जो होते हैं वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। इस फिनोमेना को ही हम क्या बोलते हैं, इंडक्शन। फाइन, नाउ व्हाट इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, चार्ज कैसे करेंगे, तो कंडक्शन मेथड में क्या होता था, अगर मैं बात करूं कंडक्शन मेथड अगर यूज करना होता तो इस रॉड को सीधे सीधे टच कर देते आप। ठीक है, तो होता क्या कि इससे नेगेटिव चार्ज इसमें चला जाता और ये भी चार्ज हो जाती, ये भी चार्ज हो जाती, दोनों पर नेगेटिव चार्ज आ जाता। ठीक है, लेकिन इंडक्शन में हमें टच नहीं करवाना है। बिना टच किए कैसे किसी बॉडी को हम पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज करेंगे। ठीक है, दैट मेथड इज नोन एज इंडक्शन। सो नेक्स्ट स्टेप वुड बी, देखो इसको नेगेटिव लेके आए थे बिल्कुल पास में, यहाँ पॉजिटिव आ गया था, यहाँ नेगेटिव। अब जैसे ही हमने इस रॉड को ग्राउंड से कनेक्ट किया, ठीक है, इसको हमने किससे कनेक्ट किया, अर्थ से, तो होगा क्या, ये जो नेगेटिव चार्ज थे, जो इलेक्ट्रॉन थे, वो सारे इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टिंग वायर के थ्रू, ये क्या है, कंडक्टिंग वायर, रास्ता मिल गया ना इनको अर्थ में जाने के लिए, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ से भागकर अर्थ में चले गए। क्लियर, और फाइनली इस रॉड के अंदर केवल क्या बचा रह गया, पॉजिटिव चार्ज, और जिसको ये रॉड अपनी तरफ पकड़ के खड़ी हुई है। लास्ट में आप क्या करेंगे कि इस रॉड को भी हटा लेंगे, रिमूव कर लेंगे। ठीक है, और इस अर्थिंग को भी हटा देंगे यहाँ से, तो बचा रह जाएगा इस रॉड में केवल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, सो दिस इज द वे हाउ वी कैन मेक ए रॉड अ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज्ड बाय इंडक्शन मेथड। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूँ कि अब की बार आपको इस रॉड को, जो ए बी रॉड थी, उसको नेगेटिवली चार्ज बनाना है विद द हेल्प ऑफ इंडक्शन मेथड, तो क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। अगर मैं आपसे कहूँ, लेट अस सपोज, देखिए यहाँ पे ये आपकी रॉड है अगेन, अब मैं इसको नेगेटिवली चार्ज करना चाहता हूँ, तो नेगेटिव चार्ज लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके पास एक पॉजिटिव रॉड लेके आएंगे। पॉजिटिव रॉड आते ही यहाँ नेगेटिव इकट्ठा हो गया, यहाँ पॉजिटिव इकट्ठा हो गया। उसके बाद जैसे ही पॉजिटिव लाएंगे तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। ठीक है ना, सो ये हमारी गिवन रॉड है। अब की बार हम इसके पास पॉजिटिव लेके आए तो यहाँ पर नेगेटिव आ गया
और पॉजिटिव दूर भाग गया। क्लियर? पॉजिटिव जैसे ही दूर भाग गया, देखिए ध्यान से, नेक्स्ट स्टेप क्या था, नेगेटिव पॉजिटिव जब अलग हो गए तो यहां पर अब आप क्या कर देंगे, ग्राउंड। ठीक है, देखिए ध्यान से, ये नेगेटिव इधर इकट्ठा हो गया, पॉजिटिव यहाँ हो गया, अब हमने ग्राउंड कर दिया। ग्राउंड करते ही क्या होगा, ये ग्राउंड नेगेटिव चार्ज भेजेगा और इस रॉड पर पॉजिटिव पूरी तरह से खत्म। लास्ट में ये भी हटा दिया आपने, ठीक है ना। आई होप दिस इज क्लियर। सो फाइनली आपके पास क्या बचा रह गया, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, सो इन दिस वे विद द हेल्प ऑफ इंडक्शन मेथड वी कैन make a rod positively charged or negatively charged without touching it. ठीक है, so I hope all the three methods are clear to you now: conduction, friction electricity and induction. Now one physical phenomena जो हमने सबसे पहली स्लाइड में आपको दिखाया था कि आखिर ऐसा क्या होता है कि कॉम्ब को हम रब करते हैं और वो न्यूट्रल पेपर के पीसेस को अट्रैक्ट करने लगता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि जब आप किसी कॉम्ब को रब करोगे तो होगा क्या कि उस पर जो है कुछ चार्ज आ जाएगा। ठीक है, लाइक दिस। अब ये जो चार्ज्ड बॉडी है, ध्यान समझें, जब आप इसको न्यूट्रल पेपर के पीस के पास ले जाओगे, ये क्या है आपका पेपर पीस, ठीक, और इसके पास जब आप कॉम्ब लेके जाते हो, ठीक, इस कॉम्ब पर क्या है आपका, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, लेट अस सपोज। ठीक, तो होगा क्या कि इस न्यूट्रल पेपर पीस में जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हैं, मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज, लाइक दिस। देखिए इधर क्या किया इस कॉम्ब ने, इस पॉजिटिव की वजह से इसके नेगेटिव पॉजिटिव रीडिस्ट्रीब्यूट हो गए। ठीक है, क्यों, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। तो जैसे ही ये इस तरह से रीडिस्ट्रीब्यूट हुए तो ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को तो अट्रैक्ट करेगा और इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा। ठीक है, और आगे हम पढ़ेंगे, ये सीखेंगे भी कि अगर दो चार्ज आपके रखे हुए हैं r डिस्टेंस पर, तो वो जो फोर्स लगाते हैं एक दूसरे पर वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके सेपरेशन के स्क्वायर के। ठीक है, यानी कि जितना ज़्यादा पास में होंगे ऑब्जेक्ट, इलेक्ट्रिक फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि ये पॉजिटिव इस नेगेटिव पे फोर्स लगा रहा है F1 और ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल कर रहा है विद द फोर्स F2, तो आप इजीली देख सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज का सेपरेशन इस कॉम्ब से कम है और पॉजिटिव चार्ज का सेपरेशन इस कॉम्ब से ज़्यादा है। तो आई कैन से दैट F1 विल बी ग्रेटर देन F2। ठीक है, यानी कि अट्रैक्टिव फोर्स रिपल्सिव फोर्स से ज़्यादा हो जाएगा, तो इफेक्टिवली ये पेपर पीस इस कॉम्ब की तरफ चला जाएगा। फाइन, यही रीज़न होता है कि ये पेपर पीस इस पर अट्रैक्ट हो जाते हैं कॉम्ब पर। क्लियर? सो दिस इज ऑल्सो एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्शन। फाइन, ओके, सो वन लाइन वी कैन से दैट रिपल्शन इज द ट्रू वे टू डिटेक्ट वेदर ए बॉडी इज चार्ज्ड और नॉट। इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे, देखो मान लो ये एक बॉडी है, ये भी एक बॉडी है, इस पर चार्ज है पॉजिटिव। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि भाई ये बॉडी, इसको हमें ये पता करना है कि बॉडी बी जो है वो चार्ज्ड है या नहीं। तो अभी अभी हमने देखा कि जो चार्ज्ड बॉडी होती हैं वो न्यूट्रल बॉडी को भी अट्रैक्ट कर सकती हैं, ठीक, थ्रू इंडक्शन। ठीक है, अभी हमने देखा था लाइक दिस दे कैन अट्रैक्ट। ठीक है, और चार्ज्ड बॉडी को तो अट्रैक्ट कर ही सकती हैं। अगर मान लीजिए इस बॉडी पर नेगेटिव चार्ज होता, पूरा टोटल नेगेटिव चार्ज होता, तब भी ये इसको अट्रैक्ट कर लेती। क्लियर? यानी कि अट्रैक्शन से वी कैन नॉट से वेदर ए बॉडी बी इज चार्ज्ड
और नॉट। ये नेगेटिवली चार्ज हो भी सकती है और न्यूट्रल भी हो सकती है, क्योंकि न्यूट्रल बॉडी को भी अट्रैक्ट कर सकती है कोई चार्ज बॉडी, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ कि ये बॉडी बी यहाँ पर रखी हुई है, कोई बॉडी सी रखी हुई है, और ए को जैसे ही उसके पास में लेके गए उसने इसको रिपेल कर दिया। रिपेल केवल तभी करेगी जब उस बॉडी सी पर सेम नेचर का चार्ज होगा। क्लियर? यानी कि अगर ये सी रिपेल हो रही है तो हम 100% श्योर होके कह सकते हैं कि यस, बॉडी सी इज ए चार्ज्ड बॉडी। बट अगर कोई बॉडी अट्रैक्ट हो रही है तो वो चार्ज हो भी सकती है और चार्ज नहीं भी हो सकती है। क्लियर? सो दैट इज वाई this statement is prevalent in literature that repulsion is the true way to detect the charge. Fine, I hope this is clear now. Let me take next slide, property of charges. This is the last segment of this video, properties of charge. ठीक है, चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं। अभी तक हमने एक बहुत जनरल सा डिस्कशन कर लिया। अगर मैं समराइज करूं, हमने चार्ज की डेफिनेशन देख ली, चार्ज का क्लासिफिकेशन देख लिया, चार्ज किन फंडामेंटल पार्टिकल्स की वजह से डेवलप होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनकी प्रॉपर्टी देख ली, चार्ज की एसआई यूनिट देख ली, चार्ज कैसे प्रोड्यूस किया जा सकता है उसके 3 मेथड देख लिए हमने। फर्स्ट वन वाज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, रब करने से जो प्रोड्यूस होता है। सेकेंड वन वाज कंडक्शन, 2 कंडक्टर को आपस में टच करा के चार्ज कैसे फ्लो करता है। ठीक है, हमने टाइप ऑफ मटेरियल भी देखे, कंडक्टर और इंसुलेटर, कैसे वो चार्ज के साथ बिहेव करते हैं। देन तीसरा हमने इंडक्शन मेथड देखा, जिसमें बिना किसी बॉडी को टच किए कैसे उसको चार्ज करते हैं, पॉजिटिवली या नेगेटिवली। ठीक है, देन हमने चार्ज को डिटेक्ट कैसे करना है, इलेक्ट्रोस्कोप मेथड देखा, इलेक्ट्रोस्कोप डिवाइस के बारे में समझा। ठीक है, लास्ट में अब हम देखने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है, नाउ पहली प्रॉपर्टी चार्ज की क्या होती है, इट इज एडिटिव इन नेचर। एडिटिव इन नेचर मतलब जैसे मैं कहूँ एक बॉडी पर चार्ज है +2 कूलम, दूसरी बॉडी पर चार्ज है +3 कूलम। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दूं तो नेट चार्ज इस पर कितना हो जाएगा, दोनों बॉडी पर आई विल से +5 कूलम। या मैं आपसे कहूँ कि इस बॉडी पर पहले से चार्ज है +2 कूलम, मान लो मैंने इसको बाहर से चार्ज दे दिया -3 कूलम। ठीक है, माइनस चार्ज दे दिया, तो जो नेट चार्ज इस पर होगा Q नेट, दैट विल बी +2 - 3 दैट इज -1 कूलम। मतलब ये जो सिंपल एडिशन होता है, अलजेब्रिक एडिशन, उसको फॉलो करता है चार्ज भी। ठीक है, मतलब इसमें कोई अलग से रूल नहीं लगेंगे, सिंपल अलजेब्रिक एडिशन विल बी फॉलोड बाय द चार्ज। फाइन, नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, दैट टोटल चार्ज ऑफ द यूनिवर्स, टोटल चार्ज ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट। ठीक, टोटल चार्ज यूनिवर्स का क्या है आपका, कांस्टेंट। ठीक है, इसका मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 बॉडी हैं, इनिशियली इस पर नेट चार्ज क्या है आपका 0, इस पर भी नेट चार्ज क्या है आपका 0। ठीक है, न्यूट्रल हैं दोनों, इनको मैंने रब किया मान लो आपस में। आफ्टर रबिंग मान लीजिए इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकलकर इसमें चले गए। ठीक है, तो जिसमें से जाएंगे उस पर पॉजिटिव, जिस पे पहुंचेंगे उस पर नेगेटिव। तो पिक्चर कैसी बन जाएगी आपकी, इस पर चार्ज आएगा -2e, इस पर चार्ज आएगा +2e। फाइन, सो चार्ज तो प्रोड्यूस हो गया, इंडिविजुअल चार्ज प्रोड्यूस कर लिया आपने, देखो नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस कर लिया, पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस कर लिया अलग अलग बॉडी पर। ठीक, लेकिन अगर एज ए होल हम देखें यूनिवर्स में कोई चेंज हुआ क्या, ध्यान से देखो, तो यूनिवर्स में अभी भी +2e -2e ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 0। ठीक है, सो इंडिविजुअल बॉडी पर आप चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हो और रिड्यूस भी कर सकते हो, लेकिन एज ए होल अगर हम इस यूनिवर्स की सारी बॉडीज के चार्ज को ऐड कर दें तो वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। ठीक है, सो दैट इज वाई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज ऑलवेज होल्ड ट्रू। ठीक है, चलो लास्ट वन इज दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज।
व्हाट इज क्वांटाइजेशन, दिस इज थर्ड नंबर प्रॉपर्टी। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है, ये कहता है कि मिनिमम पॉसिबल चार्ज जो नेचर में है वो कितना है आपका, मिनिमम पॉसिबल चार्ज इज E, और उसकी वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब बाकी का जो भी चार्ज है इस दुनिया में वो इसी का मल्टीपल होगा, ठीक है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि हमारे पास अभी मिनिमम 1 रुपये का सिक्का चलता है, ठीक है, 1 रुपये का। मैं आपसे कहूँ कि एक आदमी की जेब में केवल सिक्के ही सिक्के हैं, तो क्या उसके पास 3.5 रुपीज़ हो सकते हैं, 3.5 रुपीज़, और ये कह दिया है कि केवल 1 रुपये के सिक्के हैं उसकी जेब में, ठीक है। तो आंसर इज नो, ठीक है। क्यों, कितने हो सकते हैं पैसे, 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। जैसे मान लो मैं आपसे कहूँ कि किसी की जेब में 5 के सिक्के पड़े हुए हैं, 5 के कॉइन हैं, ठीक है, केवल 5 के, तो उसकी जेब में कितने रुपए हो सकते हैं, कितने पैसे हो सकते हैं। उसकी जेब में 5 रुपये हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, मतलब इसी सिक्के के इंटीग्रल मल्टीपल में रुपए हो सकते हैं, ठीक है। अगर हम ये कह दें कि 5 के सिक्के के अलावा और कोई सिक्का होता ही नहीं, उससे कम और कोई सिक्का पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। सिमिलरली ये कहा जाता है कि इतने चार्ज के अलावा और कोई चार्ज पॉसिबल है ही नहीं, मिनिमम पॉसिबल चार्ज ही यही है। तो जो भी नेचर में चार्ज किसी भी बॉडी पर अवेलेबल है वो हमेशा इसी के इंटीग्रल मल्टीपल में होगा, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल के लिए कहूँ, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेट मी टेक वन एग्जांपल। मान लो मैं कहूँ ये बॉडी है और इसके ऊपर क्या ये चार्ज हो सकता है 3.5 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, क्या ये चार्ज हो सकता है, इज इट पॉसिबल, ये प्लस चार्ज इस पे इतना हो। तो आप ये देखोगे कि क्या ये E का इंटीग्रल मल्टीपल है 3.5 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। ये देखेंगे आप, तो E की वैल्यू जब आप इसमें रखोगे तो यू विल गेट 3.5 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19, कैंसिल आउट किया तो n इज नॉट ए इंटीजर। इसका मतलब क्या है, इफ n इज नॉट एन इंटीजर it means this value of charge is not possible, clear। so we can say, अगर मैं आपसे पूछूं ये चार्ज पॉसिबल है क्या 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो आंसर इज यस, इट इज पॉसिबल बिकॉज इट इज 2 टाइम्स ऑफ E, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E, दैट इज व्हाई इट इज पॉसिबल, ठीक है। नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट इसमें यह भी बचता है कि मैक्रोस्कोपिक लेवल पर ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभी, मैक्रोस्कोपिक लेवल पर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो एक कॉन्सेप्ट है वो वैलिड नहीं है। वैलिड नहीं है का मतलब, पहले तो मैक्रोस्कोपिक लेवल समझ लेते हैं। मैक्रोस्कोपिक लेवल क्या होता है, मैक्रोस्कोपिक लेवल मतलब जब चार्ज जो प्रेजेंट है, जिसकी बात चल रही है, वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अभी अगर आप ये बात करें, ये जो हम चार्ज ले रहे हैं ना 3.5 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, मतलब आप समझ रहे हो 10⁻⁻19 बहुत कम चार्ज है, ठीक है। तो बहुत कम चार्ज है तो एक भी इलेक्ट्रॉन कम किया या एक भी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा किया तो फर्क पड़ेगा, ठीक है। सो दैट इज़ वाई क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज सिग्निफिकेंट एट माइक्रोस्कोपिक लेवल, मतलब जब चार्ज जो डिस्कशन में है उसकी वैल्यू क्या है, बहुत कम, ठीक है, उसी के ऑर्डर की, ठीक। लेकिन अगर मान लो चार्ज आपका है 1 कूलम, ठीक है, 1 कूलम, जैसे यहाँ पे तो आप कह सकते थे ना ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 2.5 इलेक्ट्रॉन कैसे पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर चार्ज की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो एक इलेक्ट्रॉन कम भी हो जाए या ज़्यादा हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो दैट इज़ वाई एट मैक्रोस्कोपिक लेवल क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज ऑफ नो यूज एंड वी कैन नेग्लेक्ट द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है।
So this was the last one. So this completes the discussion of entire theory of electric charge and its properties. ठीक है, ये थोड़ा लंबा हो गया सेशन, लेकिन ये एक गो में आपकी सारी प्रॉपर्टीज, सारे कॉन्सेप्ट आपके डिस्कस हो गए। इसके बाद जो अगली वीडियो आएगी आपकी, उसमें एग्ज़ाम ओरिएंटेड एग्जाम्पल्स और उसकी प्रैक्टिस रहेगी। सो आप अपने एम के अकॉर्डिंग उस वीडियो को सिलेक्ट करें और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।